अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए दरख्शा से तीसरा चैप्टर फरार लेकर हाजिर हुए हैं। तो नाजरीन, सबक शुरू करने से पहले जो लोग मेरा पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मेरे चैनल से नहीं देखे हैं, जाइए फ़ौरन देख लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब हम आज का चैप्टर फरार की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, याद रखिएगा, आज का जो सबक है वो एक अफसाना है। क्या है? अफसाना। अफसाना किसे कहते हैं? जिंदगी की कहानी और किस्से को अफसाना कहा जाता है। यानी किसी इंसान की जिंदगी की कहानी को बयान कर देना क्या कहलाता है? अफसाना कहलाता है। जैसे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने आज के चैप्टर में एक इंसान की कहानी को पेश किया है, बयान किया है, जिसका नाम महमूद था। क्या था? महमूद। महमूद की कहानी को इस चैप्टर में बयान किया गया था। उसी को नावल, उसी को अफसाना कहा जाता है। ठीक है ना? किसी इंसान की ज़िंदगी की कहानी को बयान कर देना अफसाना कहलाता है। और याद रखिएगा नाजरीन, अगर एग्ज़ाम में सबसे अच्छा नंबर लाना है, सबसे बेहतरीन नंबर लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि चैप्टर के साथ साथ चैप्टर के राइटर के नाम को याद रखना पड़ेगा, उसकी तारीख़ी पैदाइश को याद रखना पड़ेगा, उन्होंने कितनी किताबें लिखी थी, ये सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका नंबर सबसे ही बेहतरीन, सबसे अच्छा नंबर आएगा। तो आइए हम आज के चैप्टर फरार की तरफ बढ़ते हैं, यानी उसके मुसन्निफ की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा चैप्टर देखिए, फरार। क्या है? तीसरा चैप्टर फरार, और आज का सबक अफसाना है। इसके मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। कौन है? मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। उनका शुमार, यानी मोहसिन साहब का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। ठीक है? इसका अफसाना निगारों में शुमार होता है। वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे। किसके? नफ्सियात के प्रोफेसर थे। ठीक है? उनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई थी। ठीक है? 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई थी। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। 1926 में राम मोहन राय सेमेजी से मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन 1926 में राम मोहन राय सेमेजी से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। और 1928 में पटना कॉलेज से IA, 1931 में नफ्सियात के साथ BA ऑनर्स का इम्तिहान पास किया था। ठीक है? 1931 में नफ्सियात के साथ BA ऑनर्स का इम्तिहान पास किया था। सैयद मोहम्मद मोहसिन की 3 किताबें भी छपी थी, यानी उन्होंने 3 किताबें लिखी थी। नंबर 1 अनोखी मुस्कुराहट, नंबर 2 नफ्सियाती जाविये, नंबर 3 जख्म के फूल। ये जो सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो अनोखी मुस्कुराहट, ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर किताबें हैं। यानी जब इन किताबों को मोहसिन साहब ने लिखा था तो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अगर आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की सबसे मशहूर किताब कौन सी थी, उसका नाम क्या था, तो आप इसका नाम लिख लीजिएगा, अनोखी मुस्कुराहट। आगे देखिए, उनकी 3 बेटे और 4 बेटियां थी। किसकी? सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। आपने 1973 में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा भी अदा किया। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन ने 1973 में अपनी बीवी के साथ हज का फरीज़ा भी अदा किया था। और सैयद मोहम्मद मोहसिन 2002 में दिल्ली में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन का 2002 में दिल्ली में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया था। तो ये थी कुछ जानकारी सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक मरतबा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज का सबक है फरार। क्या है? फरार। तो देखिए, फरार का मतलब क्या होता है? भागना। लेकिन आज के सबक को अगर पढ़ेंगे तो सबक से इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। यानी सबक में लेकर के भागने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि सबक में लेकर कोई चीज़ भागने वाली होगी, ऐसा कुछ नहीं है। फरार का इस सबक से कोई लेना देना नहीं है। जुबैदा। तो जो सबसे मेन किरदार है, जो असल किरदार है, वो महमूद का किरदार है। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब ने महमूद के किरदार को फरार चैप्टर में लोगों को बताया है। और याद रखिएगा नाजरीन, ये जो चैप्टर है एक नफ्सियात के ऊपर है। किसके ऊपर है? साइकोलॉजी के ऊपर है। इसको आप लोगों को सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है? तो असल किरदार है कौन है? महमूद है।
تو محمود کے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی محمود بچہ ہوتا ہے، تو محمود کے بچپن اچھے سے نہیں گزرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں جو تھی بہت ہی زیادہ خطرناک تھی۔ کیا تھی؟ بہت ہی زیادہ خطرناک تھی۔ وہ جو محمود کی جو ماں تھی ہمیشہ وہ اپنے شوہر کو کیا کرتی تھی؟ ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی، ہمیشہ اس پہ غصہ کرتی تھی، اس کے اوپر روب اور دبدبا دکھاتی تھی۔ تو محمود یہ ساری چیزوں کو دیکھتا تھا نا، بہت ہی زیادہ ڈر جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ محمود یہ سوچتا تھا عورت ذات جو ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس لیے عورت کے حوالے سے محمود کے ذہن میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ عورت کو دیکھتے ہی محمود ڈر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ محمود اپنے روم میں بیٹھ کر کے حساب بنا رہا تھا، اچانک محمود کی ماں آواز دیتی محمود، تو جیسے ہی محمود کی ماں کی آواز محمود کے کانوں میں پہنچتی ہے تو محمود کو ایسا لگتا ہے جیسے خطرے کی گھنٹی بج گئی، اور فوراً وہاں سے روم سے بھاگتا ہوا آتا ہے، ماں کے سامنے فرشتے کی طرح ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتا ہے، اور ماں کہتی ہے بلاؤ اسے۔ محمود سوچ لیتا ہے شاید ابو کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ محمود فوراً جاتا ہے، اپنے ابو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو جان چلیے امی بلا رہی ہے۔ تو باپ اس کے ابو جو ہے نا کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے کیوں بلا رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے، ایسے ہی تمہاری امی بلاتے رہتی ہے۔ جب محمود کے ابو یہ بولتے ہیں نا، اس کی ماں سن لیتی ہے اور زیادہ غصہ آنے لگتی ہے اور زیادہ بولنے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے، اچھا میں پاگل ہوں، میں ایسے ہی بلاتے رہتی ہوں، ہوتی ہے نا کوئی ایسے بولتی ہے، اچھا میں ہی پاگل ہوں، تم تو بڑے شریف ہو، تم فرشتے ہو، ایسا لگتا تم کچھ جانتے ہی نہیں ہو۔ محمود کے باپ بولتے ہیں ارے بھائی بتاؤ تو کیا بات ہے، کیوں بلائے ہو؟ ہاں آپ تو بڑے شریف بنتے ہیں، آپ کو لگتا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو ایسا لگتا ہے سارے فساد کے جڑ ہم ہی ہیں، حالانکہ سارے فساد آپ ہی مچاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری بات چیت ہوتے رہتی ہے، بہت ساری کیا بولتے گالی گلوچ کرتی ہے محمود کی ماں محمود کے باپ کو۔ تو ایک مطلب محمود کے باپ کو اس لیے غصہ آتی ہے، اس کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی جس سے محمود کے باپ تھوڑا سا ہنسی مذاق کرتا تھا، محمود کی ماں کو اس سے زیادہ جلن تھا، اسی لیے وہ زیادہ غصہ آتی تھی کہ وہ ڈائن ہے، آپ اس سے کیوں باتیں کرتے ہو، عورت مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو ایسے باتیں ہوتے رہتی ہے۔ تو جب محمود کی عمر 10 سال کی ہوتی ہے، تو اس کے والد کا، اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر چند سالوں کے بعد محمود کی ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو محمود تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، 15-20 سال کی عمر میں جب پہنچتا ہے تو کالج جاتا ہے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہاں پڑھتا ہے، دوسرے لوگوں سے مطلب دوسرے بچوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، اچھا پڑھتا ہے۔ تو اس کالج میں محمود اچھا خاصا پڑھتا ہے، کیوں؟ اور لڑکیوں سے دور رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بچپن میں اپنی ماں کو دیکھا تھا، بہت ہی زیادہ خطرناک ٹائپ کی تھی، اس لیے وہ لڑکیوں سے، دوسرے بچوں سے بہت ہی زیادہ ڈرتا تھا۔ تو محمود اچھے سے پڑھتا تھا۔ اس کے کالج میں ایک محمود کا دوست تھا جس کا نام تھا عظیم۔ کیا تھا؟ عظیم۔ یہ عظیم محمود کا دوست تھا، اور اسی کالج میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا خالدہ۔ کیا تھا؟ خالدہ، ٹھیک ہے۔ یہ خالدہ ایک لڑکی کا نام تھا۔ تو یہ جو خالدہ تھی نا، محمود کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ محمود کو پسند کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ محمود بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ تو عظیم کو جب پتا چلا کہ خالدہ محمود کو پسند کرتی ہے، اس کی طرف گھور گھور کے دیکھتی ہے، تو عظیم نے محمود کو بتایا محمود، خالدہ کل تمہاری طرف ایسے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی، تم اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے، تم اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ محمود کہتا ہے عظیم تم ایسی مذاق کر رہے ہو، بیچاری کے پر الزام لگا رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو عظیم کہتا ہے نہیں محمود، یہ سچ بات ہے، اگر خالدہ میرے طرف اس طرح گھوم کے دیکھتی نا تو ہم اپنے سینے سے اس کے لیے دل نکال کے رکھ دیتے، لیکن تمہارے دل میں شاید لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بات چیت کرتا ہے۔ پھر ایک دن عظیم محمود سے کہتا ہے اگر تم کو یقین نہیں ہو رہا میری باتوں پہ تو کل گھومنے کے لیے چلو، تم بھی آنا، ہم بھی آئیں گے، اور خالدہ بھی آئے گی، وہاں ساری بات کا پتہ چل جائے گا۔ تو محمود کرتا ہے ٹھیک ہے کل چلیں گے۔ جب آج کا دن گزار کر کے کل کا دن آتا ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے، تو عظیم جاتا ہے، خالدہ دونوں جاتا ہے گھومنے کے لیے۔ عظیم محمود کے جب جانے کی باری آتی ہے، محمود جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکی سے ملنا، لڑکی سے بات چیت کرنا یہ غلط ہے، میں ایسا گناہ کبھی نہیں کر سکتا ہوں، میں ایسی غلطی کبھی نہیں کر سکتا۔ پھر محمود وہاں نہیں جاتا ہے گھومنے کے لیے اور لوٹ جاتا ہے گھر لوٹ جاتا ہے، اور عظیم کو کہہ دیتا ہے کہ عظیم دیکھو دوست میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا سکتا۔ عظیم سمجھ جاتا ہے کہ محمود نے جھوٹ بولا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کہتا ہے۔ تو جب محمود پڑھ لکھ کر کے ایک اچھا انسان بن جاتا ہے، اس کی نوکری اچھی جاب لگ جاتی ہے، اچھی نوکری لگ جاتی ہے، اس کی جب شادی کی عمر ہو جاتی ہے تو اس کی شادی زبیدہ سے ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ زبیدہ سے اس کی شادی لگ جاتی ہے۔ تو محمود ساری شادی کی تیاری کرتا ہے اور سارے بارات کو لے کر کے زبیدہ کے گھر جاتا ہے۔ کس کے گھر؟ زبیدہ کے گھر۔ اب دیکھیے کیا، جو بچہ بچپن میں ایک عورت کو دیکھ کر کے ڈر جاتا تھا، اگر وہی بچہ 1000 عورتوں کو یا پھر بہت ساری عورتوں کو ایک ساتھ دیکھ لے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گا، ذرا سوچیے کیا گزرے گا۔ تو محمود جیسے ہی بارات کے ساتھ زبیدہ کے گھر گیا، شادی میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت ساری عورتیں آتی ہیں، تو محمود جیسے ہی
गाड़ी से उतरा तो वहाँ बहुत सारी औरतों को जब एक साथ देखा ना, महमूद की हालत ख़राब हो जाती है और वहीं बेहोश होकर के गिर जाता है। उसकी मुंह की बोली खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है उसको सांप सूंघ गया, कुछ बोल ही नहीं रहा था, हाथ पांव सारे सुन्न हो जाते हैं। उसको कोई उसके ससुर को बताते हैं लोग, जैसे उसका ससुर भाग के आता है, उसको हिलाता डुलाता है, लगता है उसकी रूह निकल गई, वो वहीं पे मतलब बेहोश हो जाता है, उसके मुंह से बोली खत्म हो जाते हैं, हाथ पांव सारे सुन्न हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाता है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी हमें ये सिखा के जाती है, बता के जाती है, अगर किसी बच्चे का बचपन सही से नहीं गुजरा है ना, तो आगे चल कर के वो बच्चा अच्छा नहीं जी सकता, अच्छी ज़िंदगी यानी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकता। अगर हम बचपन में बच्चों को अच्छी तरबियत करेंगे, अच्छी चीज़ सिखाएं ना, तो वो बच्चा बड़े होकर के अच्छा चीज़ करेगा, यानी एक अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन अगर हम बचपन में ही बच्चों के अंदर गलत चीज़ बैठा दे, तो बड़े होकर के एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। इसीलिए आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए, उसके मन में अच्छी अच्छी बातें डालिए। तो आज का आपका सबक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब आइए हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं, सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं, सवाल जवाब जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ से मुख्तसर तरीन सवालात शुरू हो जाता है, ठीक है। पहला सवाल कह रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी। तो देखिए हम आपको बता दिए यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अगर याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर थोड़ी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कह रहे कि पहला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी। तो देखिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई थी। कहाँ पे? पटना में हुई थी। दूसरा सवाल कह रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है, यानी किस तारीख में पैदा हुए थे। तो 10 जुलाई 1910 को पैदा हुए थे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ठीक है। तीसरा सवाल कह रहे हैं, ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना मौजूद है, यानी इस किताब में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना मौजूद है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं फरार, ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का ही अफसाना मौजूद है। तो इस तरह से लिखिएगा, ज़ेरे निसाब अफसाना, यानी इस किताब में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का फरार अफसाना मौजूद है, फरार चैप्टर मौजूद है, इस तरह से लिख दीजिएगा। चौथा सवाल करें, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए, उसके अब्बू का नाम बताइए। तो उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। पांचवा सवाल करें, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, किस मौजू पर। तो यहाँ देखिए वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे, ठीक है, नफ्सियात के प्रोफेसर थे और इसी पर वो महारत रखते थे, ठीक है। तो आपका मुख्तसर तरीन सवालात यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से आपका मुख्तसर सवालात शुरू होता है। पहला सवाल कह रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने जो जो किताबें लिखी थे उसके ऊपर, या फिर उन्होंने जहाँ जहाँ पढ़ाया तो उसके ऊपर 5 जुमले लिख लीजिएगा। इस तरह से लिखिएगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के क्या बोलते हैं, उनका शुमार उर्दू के हम अफसाना निगारों में होता, वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे, और फिर क्या बोलते हैं उन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ा, मतलब कहाँ पढ़ाए, कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। इस तरह से 5 जुमले आपको बना के लिख देना। दूसरा सवाल कह रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी उनका नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख दिए 3 किताबें लिखी थी। देखिएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के तसनीफात में ये 3 किताबें मौजूद है। नंबर 1 अनोखी मुस्कुराहट, नंबर 2 नफ्सियाती ज़ाविया, नंबर 3 ज़ख्म के फूल। ये 3 किताब बता देना। उसके बाद तीसरा सवाल करें, महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। किसके किरदार पर? महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो आपको महमूद के किरदार पर 5 जुमले यहाँ से पढ़ के लिख देना है कि महमूद जो था एक छोटा सा लड़का था, उसका बचपन सही से नहीं गुजरा था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ जो थी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप की थी। उसने अपनी माँ को हमेशा गाली गलौज करते हुए देखा था, डांट डपट करते हुए देखा था। यही बात उसके जहन में बैठ गई थी, इसलिए उसका बचपन सही से नहीं गुजरा था। जब वो बड़ा हो गया तो औरतों के हवाले से उसके जहन में गलत चीज़ें पैदा होती थी। एक मरतबा जब शादी करने गया तो बहुत सारी औरतों को देखा, तो वहीं बहुत सारी औरतों को देख के बेहोश हो गया और उसकी शादी होने से रुक गई, उसकी शादी नहीं हो पाई। तो इस तरह महमूद के किरदार पर आपको 5 जुमले लिख देना है। तो आपका ये मुख्तसर सवालात ख़त्म हो जाता है और ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 में। अस्सलाम वालेकुम।